हाँ, तो भी आप सभी को गुड इवनिंग। तो आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आरआरबी जेई की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए, चाहे आपने डिप्लोमा किया हो या फिर डिग्री की हो, दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आपने चाहे इलेक्ट्रिकल से, सिविल से, इलेक्ट्रॉनिक से, मैकेनिकल से, किसी ब्रांच से अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री की है तो ये वैकेंसी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, इसके लिए एलिजिबल रहोगे। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन कौन सी ब्रांच के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है, कहाँ कहाँ से आप फॉर्म भर सकते हो, कब से कब तक इसके फॉर्म अप्लाई होंगे, इसका पेपर का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है भी, आप सभी एंड तक जरूर जुड़े रहें। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। तो ये कल ही का आपका नोटिफिकेशन है जो कल ही आया था आपका आरआरबी जेई के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो आपका है भी स्टार्टिंग डेट, कब से कब तक इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये है 14/8/2026। मतलब आज से ही आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे? 13/9, मतलब लगभग आपको एक महीना आपको दिया गया है फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद बात करें तो इसकी लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी 15/9/2026। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन पेमेंट की भी, पेमेंट को सबमिट करने की 2 दिन एक्स्ट्रा है। 13 तारीख को आपके फॉर्म की भरने की लास्ट डेट है और 15 तारीख तक आप फॉर्म की फीस भर सकते हो। उसके बाद अगर आपको करेक्शन करवानी है तो उसके लिए आपकी विंडो जो ओपन रहेगी 16 तारीख से 16/9 से 25/9 तक आपकी विंडो ओपन रहेगी करेक्शन के लिए, अगर आपने किसी प्रकार कोई गलती कर दी होगी। बात करते हैं इसके बाद भाई आपकी जो कितनी वैकेंसी है टोटल। तो बात करें जो आपकी जेई की जो पोस्ट रहेगी उसके लिए लेवल 6 कैटेगरी के अंतर्गत आती है, उसकी जो सैलरी रहेगी 35,400 रहती है। बात करें इसके लिए जो एज रहती है लगभग 18 से आप ऊपर होने चाहिए और 33 से कम भी। ये जनरल वालों के लिए भी है ना, SC ST वालों के लिए, OBC वालों के लिए, उनके लिए छूट अलग से मिलती है। टोटल जो आपकी वैकेंसी है 3993 आपकी वैकेंसी है टोटल भी। तो इतनी वैकेंसी आरआरबी जेई में आपके लिए अप्लाई कर सकते हो इनके लिए। उसके बाद बात करते हैं भी, हर एक पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें पहला ही पॉइंट देखो आप कि आप सभी का एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कि आप फाइनल ईयर में अगर हो, लास्ट सेमेस्टर में हो, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो क्या? तो देखो इन्होंने साफ साफ लिखा है कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट, ठीक है, एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल। मतलब फाइनल सेमेस्टर वाले स्टूडेंट आपके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका एक सीधा सा है कि फाइनल वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसके बाद बात करें तो इन्होंने बोला है कि भाई तो आपको करना क्या है, एक ही जोन से आपको फॉर्म भरना है। देखो मल्टीपल एप्लीकेशन टू डिफरेंट आरआरबी और सेम विल लीड टू रिजेक्ट भी, ठीक है, ऑफ दी ऑल एप्लीकेशन। मतलब एक जोन से, मतलब आपको एक ही फॉर्म अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि आपने 2-3 जोन से फॉर्म अपने अप्लाई कर दिए, आपने अजमेर से भर दिया, अहमदाबाद से भर दिया और किसी जोन से भर दिया, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा भी। आपको एक ही फॉर्म भरना है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ये भी SC ST के लिए कि भाई उनका वो जो सर्टिफिकेट बनता है वो आपको बनवाना है, ये उसके रिगार्डिंग। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं। देखो काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, अपन मेन मेन पॉइंटों पे बात कर लेते हैं, है ना। तो उसके बाद देखो ये मेडिकल है भी, इसके बारे में तो अलग से एक वीडियो बना दूंगा भाई कि कौन कौन से के लिए क्या क्या आपकी मेडिकल रहती है, ठीक है। बात करते हैं SC ST को, देखो भाई जो छूट मिलती है 5 साल की, OBC को 3 साल की, ठीक है। तो ये छूट आपको मिलती है। उसके बाद बात करते हैं, हाँ अब बात कर लेते हैं फीस की। तो कितनी फीस रहेगी? तो देखो आपके जितने भी स्टूडेंट रहेंगे, अगर नॉन रिजर्व कैटेगरी से अगर वो आते हैं तो उनके लिए रहेगी, अनरिजर्व वाले जो रहेंगे उनके लिए 500 रुपये रहेगी। SC ST से आने वालों के लिए कितनी रहेगी? 250 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। अब जो 250 रुपये वो रिफंडेबल होती है भी, जब आप पहला CBT फर्स्ट अगर दे लोगे तो 250 रुपये भी आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। ये अपने पास हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, अपन देख लेते हैं सारे जितने भी हैं।
ये भी है ना, कि आपका एग्ज़ाम जो रहेगा भी वो कैसे कैसे रहने वाला है, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो देखो एग्ज़ाम पैटर्न जो पहले से चलता आ रहा है वही एग्ज़ाम पैटर्न है, सेम टू सेम रहे। इसमें दो आपके सीबीटी होंगे, सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड। उसके बाद आपका हो जाएगा डीवी, उसके बाद मेडिकल। ये प्रोसेस आपकी जो सेम पहले से चलती आ रही वही आपकी ये वाली है, ठीक है। अब सीबीटी फर्स्ट में क्या क्या रहेगा वो देख लेते हैं। तो देखो सीबीटी जो फर्स्ट रहेगा, स्टेज फर्स्ट है, उसमें 90 मिनट का आपको 90 मिनट में आपको टोटल जो क्वेश्चन करने रहेंगे वो कितने 100 क्वेश्चन आपके करने रहेंगे। जो आपका सीबीटी फर्स्ट होगा वो आपका क्वालिफाई नेचर का होता है, आपको वो क्वालिफाई ही करना होगा। उसका जो नंबर होंगे वो मेरिट लिस्ट में, मेन जो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें नहीं जुड़ते हुए, याद रखना, ठीक है। अब सीबीटी फर्स्ट में क्या क्या आएगा, मैथ आएगा। मैथ में क्या क्या टॉपिक है, नंबर सिस्टम हो गया, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, अलजेब्रा, जियोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक, स्क्वायर रूट हो गया, एज, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप और सिस्टम। तो ये आपका अभी पूरा मैथ का सिलेबस है, मैथ का अच्छा इसमें रोल रहता है। आगे बात करें कितने नंबर का होता है आपका पेपर, कितने मार्क्स की मैथ आती है। उसके बाद रीजनिंग होगी तो कंप्लीट रीजनिंग आएगी भाई आपके, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना, भी नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे प्रॉपर आपको इसकी पूरा जो ये है पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आराम से आप देख सकते हो कौन कौन से इसमें आपके टॉपिक आने वाले हैं। उसके बाद जीके हो गई आपकी, और जीएस होगी, साइंस हो गई भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस होगी भी 10वीं क्लास तक की, ठीक है। तो साइंस में पूरी कंप्लीट ही हो जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरी कंप्लीट आ जाती है। अब देखो इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, मैथ जो आएगी 30 नंबर की रहेगी, रीजनिंग आपकी 25 नंबर की रहेगी, जीके जो रहेगी 15 नंबर की रहेगी, और साइंस आपकी कितने नंबर की रहेगी, 30 नंबर की। टोटल हो गया 100 मार्क्स, ठीक है, सीबीटी फर्स्ट के लिए 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट में आपको ये करने होंगे। जैसे ही आप इसको क्वालिफाई कर जाओगे, हाँ भाई सीबीटी फर्स्ट में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आपने सीबीटी फर्स्ट अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद आपका सीबीटी टू होगा। सीबीटी टू में क्या क्या आने वाला है वो देख लो भी, इंपॉर्टेंट यही है। यहीं से ही आपकी आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनेगी। तो जी क्या आएगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं आती है भाई, सीधा सा बोल रखा है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर, तो ये देखो बेसिक आपके जो इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये बेसिक बेसिक्स आपसे पूछता है अभी। बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। टेक्निकल एबिलिटी, टेक्निकल में क्या आएगा अभी, टेक्निकल का सिलेबस मैं अलग से आपको ग्रुप में डाल दूंगा भाई, यहाँ पे नहीं दे रखा है। ग्रुप में पूरा कंप्लीट मैं आपको सिलेबस डाल दूंगा, यहाँ से इसके एग्जेंटर से आपको डाउनलोड करना होगा, ABCD में वहाँ पे आपको इसका आपको एग्जाम का पूरा सिलेबस मिल जाएगा टेक्निकल का। तो टेक्निकल का मतलब कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल से किया तो आपको इलेक्ट्रिकल का आएगा, मैकेनिकल से करिए तो मैकेनिकल का आएगा, सिविल से करिए तो सिविल का होगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स से करिए तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का देखने को मिलेगा। अब इसमें कितने कितने मार्क्स का रहता है अभी, ठीक है। तो बात करते हैं, जीके जो रहेगी 15 नंबर की रहेगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो रहेगी वो 15 नंबर की, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन वो भी 10 नंबर की रहेगी, एनवायरनमेंट जो रहेगा 10 नंबर का। मेन इंपॉर्टेंट आपका टेक्निकल जो आपने पढ़ा होगा, डिप्लोमा पढ़ा होगा, डिग्री में जो आपने टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़े हैं वो आपके 100 नंबर का, टोटल आपका रहेगा 150 का। वही टाइम कितना मिलेगा, 120 मिनट आपको मिलने वाली। तो याद रखना सीबीटी टू में भी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/3 की। अगर आपने सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपका हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और उसके बाद हो जाएगा आपका मेडिकल, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब देखो कौन कौन सी ब्रांच के स्टूडेंट किस किस के लिए एलिजिबल होंगे। तो देखो भाई मैकेनिकल वाले आप मैकेनिकल की जो सब ब्रांच है तो देख सकते हो, मैकेनिकल से आपने कर रखा, प्रोडक्शन से, ऑटोमोबाइल से, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल, मशीन, टूल्स एंड डाई मेकिंग, ये सारी आपकी जो ब्रांच रहेंगी ना, ये मैकेनिकल के अंतर्गत आती है। तो सारे स्टूडेंट जिन्होंने मैकेनिकल से कर रखा है, इन ब्रांच से भी कर रखा है, सब ब्रांच से, वो भी आपका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री इन टेक्नोलॉजी, मतलब क्या है, डिप्लोमा या डिग्री दोनों टाइप के स्टूडेंट इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं।
जिनका डिप्लोमा हो चुका है। ये इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रिकल वाले हो गए आपके पास। कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम, बेसिक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आपने अगर इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कर रखा है तो इस ये वाली ब्रांच एलिजिबल रहेंगी। अब इलेक्ट्रॉनिक से कर रखा है तो ये सारी ब्रांच आपके लिए एलिजिबल होगी, जो भी आपने ब्रांच से कर रखा है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, कंप्यूटर हो गया, आईटी आपका हो गया भी, तो ये सब ब्रांच जो होती है ये भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत ही आएंगे। अब आप बात कर लेते हैं सिविल वालों के लिए। तो सिविल वाले देखो भाई, सिविल वालों की जिन्होंने 3 साल का अपना भाई वो कर रखा है, पॉलिटेक्निक कर रखी है, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी स्ट्रीम, बेसिक स्ट्रीम ऑफ सिविल, सिविल की जितने भी सब ब्रांच होती वो भी इनके लिए एलिजिबल रहेंगी। ठीक है, तो ये आपका जो ब्रांच थी सब, देखो मैंने अब सारी बातें बता दी आपको भाई कौन कौन सी ब्रांच के लिए स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। मतलब सारी ब्रांच जितनी भी आती हैं लगभग वो सभी ब्रांच एलिजिबल होती हैं आरआरबी जेई की वैकेंसी के लिए, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई वैकेंसी कितनी कितनी आपकी आई है, किस किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है, उसके रिगार्डिंग अपन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, हाँ तो देखो भाई बात कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। देखो ये जो आपकी वैकेंसी रहेंगी ना, ये कंप्लीट आपकी वैकेंसी रहेंगी इलेक्ट्रिकल के लिए। अब इलेक्ट्रिकल में देखो 3 साल का, अगर आपने, देखो यहाँ पे ऐसा होता है अभी, अगर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है तो उसमें मैकेनिकल वाले भी एलिजिबल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल होते हैं, आईटी और भी ब्रांच इसके लिए एलिजिबल हो सकती है। मतलब एक ब्रांच की वैकेंसी में बहुत सारे जो डिप्लोमा कैंडिडेट या डिग्री कैंडिडेट हैं जिन्होंने अलग अलग ब्रांच से किया है वो भी एलिजिबल होते हैं। अगर मान लो मैकेनिकल की कोई वैकेंसी है तो मैकेनिकल पर इलेक्ट्रिकल वाले भी एलिजिबल होंगे, मैकेनिकल वाले तो रहेंगे रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल रहेंगे। मान लो सिविल की कोई वैकेंसी है, सिविल की कोई वैकेंसी तो सेम ऐसे ही रहता है अभी सब में। मतलब एक ब्रांच की वैकेंसी के लिए दूसरी ब्रांच के स्टूडेंट भी एलिजिबल हो सकते हैं। मतलब देखो इतनी जो पोस्ट है ना ये अपने पास ये 9 तक, तो इस यहाँ तक आपके लिए जो एलिजिबल रहेंगे मैकेनिकल वाले भी रहेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी रहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इनसे अगर डिग्री भी कर रखी है तो डिग्री वाले भी एलिजिबल रहेंगे, डिप्लोमा वाले, दोनों टाइप के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे देखो सिविल वाले, इंजीनियरिंग जहाँ लिखा होगा ना भाई वहाँ पे सिविल वाले एलिजिबल होंगे, तो ये ब्रांच होगी। ये जब फॉर्म भरते हो ना तो वहाँ पे काम आते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, ये आप देख सकते हो। इलेक्ट्रिक देखो मैकेनिकल वाले भर रहे हैं, वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भर रहे हैं, तो सारी ब्रांच, मतलब एक जैसे डिप्लोमा एक ब्रांच के लिए निकली मैकेनिकल के लिए, तो मैकेनिकल वालों में इलेक्ट्रिकल वाले भी, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी, आईटी वाले भी, तो मल्टीपल ब्रांच उसके लिए एलिजिबल होती है। ये आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं अभी कि कौन कौन से जोन से कौन कौन सी कितनी कितनी वैकेंसी निकली है। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका भारत है ना अभी उसको काफ़ी सारे जोनों में बांट रखा है, नक्शा ठीक नहीं बना ये, है ना। तो ऐसे मान लो अभी ये जो भारत है ना अभी इसको आपने काफ़ी सारे जोन्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, ये पूरे भारत को आपने काफ़ी सारे जोन में डिवाइड कर रखा है। तो इन जोन्स में अलग अलग जोन्स में वैकेंसी निकलती है रेलवे के अकॉर्डिंग। तो सारे जोन की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका अहमदाबाद जोन है। तो अहमदाबाद में जो टोटल जो आपकी वैकेंसी है, देखो कैटेगरी वाइज आप देख लेना, मैं टोटल बता रहा हूँ 143 आपकी वैकेंसी। ठीक है, उसके बाद बात करें तो अहमदाबाद आपका हो गया। अहमदाबाद के बाद आपका है अजमेर। तो अजमेर जो जोन है उससे जो टोटल वैकेंसी है आपकी, वो टोटल वैकेंसी है आपकी अजमेर जोन की बात करें तो टोटल आपकी जो वैकेंसी है 252 वैकेंसी है। ठीक है, अजमेर जोन से। उसके बाद बेंगलोर है। बेंगलोर के आपकी जो टोटल जो वैकेंसी है, बेंगलोर जोन से जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसी है 298, टोटल आपकी वैकेंसी है। उसके बाद बात करें भोपाल जोन से, तो ये रहा भाई आपका भोपाल जोन। तो भोपाल जोन से बात कर लेते हैं। तो भोपाल जो जोन है उससे आपकी जो टोटल वैकेंसी 113 वैकेंसी है। बात करें भुवनेश्वर जोन से, तो भुवनेश्वर जोन से आपकी टोटल जो वैकेंसी 86 वैकेंसी है। उसके बाद बात करें
तो आपका जो जोन है बिलासपुर, तो बिलासपुर से आपकी जो टोटल वैकेंसी है 124 वैकेंसी है, देख सकते हो भाई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बात करें चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ से जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो है 183 वैकेंसी आपकी चंडीगढ़ से। उसके बाद अगर अपन बात करें तो आपका जो जोन है, ये जोन आपका चेन्नई, तो चेन्नई से जो टोटल वैकेंसी आपकी 362 वैकेंसी है। गोरखपुर से बात करें तो ये टोटल जो आपकी वैकेंसी गोरखपुर में 198 वैकेंसी है, 198 आपकी टोटल वैकेंसी है। बात करें गुवाहाटी से, तो गुवाहाटी से जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो है आपकी 329 आपकी वैकेंसी है। जम्मू कश्मीर से बात करें, जम्मू श्रीनगर से बात करें पे, तो वहाँ पे आपकी जो टोटल वैकेंसी है 152 वैकेंसी है। हर एक जोन वाइज डिवाइड होता है भाई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कोलकाता, कोलकाता फेमस है भी, ठीक है, तो ये है 457 आपकी वैकेंसी है। मालदा से बात करें तो मालदा से आपकी जो टोटल वैकेंसी 30 ही वैकेंसी, भाई कम वैकेंसी है। मुंबई से बात करें, अगर मुंबई जोन की अगर अपन बात करें तो मुंबई जोन में जो टोटल वैकेंसी है वो है 411 वैकेंसी। उसके बाद मुजफ्फरनगर से आपकी वैकेंसी 17। पटना से बात करें तो पटना से आपकी जो टोटल वैकेंसी है 73 वैकेंसी है। प्रयागराज से बात करें तो प्रयागराज में जो टोटल आपकी वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी जो टोटल है वो है 340, तो प्रयागराज से भी अच्छी वैकेंसी है अभी। रांची से बात करें तो 122 वैकेंसी आपकी। सिकंदराबाद से बात करें तो सिकंदराबाद से आपकी है वैकेंसी टोटल 110 वैकेंसी, ठीक है। उसके बाद बात करें तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम से आपकी जो वैकेंसी है टोटल वो आपकी है 101 वैकेंसी है। टोटल आपकी हो गई 3993। तो कंप्लीट मैंने बता दी भाई कौन कौन से जोन से कौन कौन सी वैकेंसी। एक बार मैं आपको समरी बता देता हूँ इसकी। तो देखो आरआरबी जेई का जो फॉर्म है वो 13 तारीख से, मतलब 14 तारीख से आज से ही स्टार्ट है। अगले मंथ की 13 तारीख तक आपके इसके फॉर्म भरे जाएंगे भाई, ठीक है, याद रखना। सबसे पहले बात करें कौन कौन स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है, तो डिप्लोमा और डिग्री दोनों टाइप के स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हों, बस उनके डिप्लोमा और डिग्री कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद अपन बात करें तो भाई देखो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल की अगर वैकेंसी है तो उसके लिए मैकेनिकल वाले भी, सिविल वाले भी, देखो मैकेनिकल वाले भी, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी, बाकी जितनी ब्रांच है सब ब्रांच वो इसके लिए एलिजिबल होती है। मतलब एक ब्रांच के लिए मल्टीपल ब्रांच आपकी एलिजिबल होगी, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें इसी के रिगार्डिंग, तो इसमें देखो आपको SC ST को, जो SC ST की फीस रहेगी वो 250 रहेगी, और अनरिजर्व कैटेगरी की 500 रुपये फीस रहेगी। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो एग्जाम पैटर्न रहेगा CBT फर्स्ट, CBT सेकंड, और उसके बाद अपना आ जाएगा भी DV और मेडिकल। तो ये प्रोसेस होती है। तो ये वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करी है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी भी चीज़ में किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे कैसे इसके फॉर्म भरे जाएंगे, तो आप मेरे को बता सकते हो। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भी, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट चेक करूँगा उस आपके डाउट को सोल्व करने की। रही बात इसकी जो आपकी जो ब्रांच वाइज वैकेंसी, वो उसके लिए मैं जल्दी ही एक वीडियो लेके आऊँगा भाई, जहाँ पे आपको ब्रांच वाइज वैकेंसी बताई जाएंगी कि कौन कौन से जोन से कितने कितने कैसे कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स कर दें, मैं कमेंट कर दे भाई कमेंट बॉक्स में कि कौन सी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो उसी के रिगार्डिंग आपको वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को थैंक यू भाई, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।